हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मूव करेंगे तो क्या होगा, उस पर कितना विस्कस फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये तो लिक्विड की नेचर है ना कि जब भी लिक्विड के अंदर किसी बॉडी या लिक्विड को मूव करेंगे वहां पे विस्कस फोर्स काम करेगा। इसीलिए इसके बाद हमें जो समझना है वो हमें समझना है स्टोक्स के बारे में, जिसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं, और स्टोक्स लॉ से हमें समझ करके बात करना है। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम उसको कैसे डील करें। तो डिस्कशन हमारी हो रही है कि आखिर हम कैसे स्टोक्स लॉ को समझें और उसके बारे में उसको कैसे यूज करें। यहाँ देखिए, ये भी विस्कस फोर्स से कैलकुलेट करने का तरीका है, लेकिन ये जो होता है वो किसी सॉलिड मीडियम या कोई सॉलिड बॉडी जब किसी फ्लूइड में मूव करता है तो बात होती। तो पहले जो हमने सीखा था सॉलिड फ्रिक्शन, वो था हमारे पास सॉलिड के कांटेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर जो मैंने आपको बताया वो था लिक्विड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है। अब जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो बात करें जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मूव करेंगे या किसी फ्लूइड में मूव करेंगे तो कैसे काम करेगा, विस्कस फोर्स, इसके बारे में बात करें। तो याद रखना स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ ये हमें ये समझाता है बेटा, स्टोक्स लॉ के बारे में ऐसे समझिए, इट स्टेट दैट the viscous force experienced by a spherical body of radius r moving inside viscous medium of coefficient of viscosity eta with velocity v। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी, अब इस चीज को ध्यान रखना है, अगर कोई बॉडी स्फेरिकल है, चूंकि हम जब भी किसी बॉडी को इमेजिन करते हैं वो हमेशा स्फेरिकल इमेजिन करते हैं, मतलब स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए काम करेगा। अगर कोई बॉडी स्फेरिकल नहीं है, क्यूबिकल है, तो वहां पे स्टोक्स लॉ काम नहीं करेगा, वहां पे आशिका का लॉ काम करेगा। बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने क्या कहा मैंने, आशिका का लॉ काम करेगा या अनुराग का लॉ काम करेगा। मतलब वहां पे हमें जा करके डायमेंशनली डिराइव करना पड़ेगा। वो आशिका को भी ड्राइव करना पड़ सकता है, अनुराग को भी ड्राइव करना पड़ सकता है, मुझे भी ड्राइव करना पड़ सकता है। तो मैं उसके कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस पर एरिया की बात करेंगे, उसके वेलोसिटी की बात करेंगे, उस पर ईटा की बात करेंगे, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब बॉडी स्फेरिकल हो और वो किसी विस्कस मीडियम मूव कर रहा हो। लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक बात करनी है, वरना मैंने आपको क्लू दे दिया कि अगर मान लो कोई ये कहता है कि क्यूबिकल बॉडी मूव कर रही है, तो मैं वहां पे फॉर्मूले को ड्राइव करता और मैं वहां पे लिखता इसको कि F इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर ए डायमेंशन मेथड से, F इज प्रोपोर्शनल टू उसकी जो एरिया उसकी पावर बी या साइड जो है उसका पावर बी लिखता मैं, और फिर मैं उसकी वेलोसिटी की पावर से लिखता, फिर दोनों साइड डायमेंशन लिखता, फिर सॉल्व करता, एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करता, फिर मैं बात करता। वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें नए सिरे से कैलकुलेट करनी पड़ती, मतलब ये सब प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये आशिका का लॉ होता अगर स्फेरिकल चेंज हो गया तो। स्टोक्स सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए, ये ध्यान रखना, क्लियर, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि जब भी किसी एक कंटेनर में हमने कोई लिक्विड फिल किया बेटा इस कंटेनर में, और उस लिक्विड के अंदर जो है हमने किसी बॉडी को रिलीज कर दिया, ये रहा बेटा कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल कर दो, और वहां पे एक स्फेरिकल बॉडी को आप छोड़ दो या रिलीज कर दो, या बॉडी रिलीज करते ही नीचे कब आएगी, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था कि सपोज करो हमने एक सॉलिड की बॉल रखी है जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, तो जैसे उसको हम किसी लिक्विड में छोड़ेंगे हमेशा सिंक टू बॉटम होगा। सिंक टू बॉटम का मतलब सीधा डूब जाएगा पानी के अंदर बेटा, और वो जब डूबेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, और उसी वेलोसिटी अगर मान लो ये नीचे की ओर जा रहा है, ये अगर इसकी वेलोसिटी v है,
तो यहां पे एक फोर्स काम करेगा, देखो ध्यान से, जिसको हम साइड में रिप्रेजेंट करेंगे एफ वी। ये ध्यान से देखने की बात है बेटा, मैंने विस्कस फोर्स को साइड में रिप्रेजेंट किया है, सेंटर पे नहीं, क्योंकि ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे किसी बॉडी को हम रिलीज करेंगे किसी विस्कस मीडियम के अंदर, उस पर एक फोर्स काम करेगा जिसको हम विस्कस फोर्स कहेंगे, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं एफ वी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए, एफ वी प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर बी, एफ वी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर वी की पावर सी, और फिर इससे जाके इसकी वैल्यू मिलती है, और फिर हम लिखते हैं एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला और कांस्टेंट सारी वैल्यू प्रैक्टिकली डिराइव की जाती है, ठीक है ना। बट हमें जो सीखना है, हमें ये सीखना है कि हम इसको इस्तेमाल करके जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट है आपको समझना, एक नई चीज यहाँ पे, कि इधर जो है बेटा एक टाइम के बाद जब फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट में जीरो हो जाएगा, मतलब एक ऐसा टाइम होगा कि जब हम किसी बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में रिलीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम तक इंक्रीज होगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसको ध्यान रखना जो मैंने कहा, जैसे हम किसी बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में रिलीज करेंगे, पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन हमेशा नहीं बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो हम स्टोक्स लॉ से यूज कर सकते हैं और सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल, क्योंकि ये फ्लूइड में हमेशा होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, तो जब फोर्स वेरिएबल है पीछे की ओर, तो किसी बॉडी की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। मतलब यहाँ पे दो बातें समझना है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है लेकिन सर्टेन टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। और फिर दूसरी बात, जब हम किसी बॉडी को रिलीज करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है और सर्टेन इंस्टेंट में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, नोट कीजिए इसमें। टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैसे समझेंगे उसको बेटा हम यहां से देखने की कोशिश करें और इसके बारे में थोड़ी सी बात। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हम VT से लिखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी VT। अब ये क्या है बेटा, इसके लिए हम ये कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेलोसिटी attained by a spherical body attained by a spherical body which falling freely in a viscous medium, falling freely in a viscous medium। अब जरा देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमने ये कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी या मिनिमम हमेशा फिक्स होती है यानी कांस्टेंट होती है, जिससे हम जब किसी बॉडी को रिलीज करेंगे तो बॉडी उसी वेलोसिटी से नीचे फ्री फॉल करेगी, या उसकी वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगा जिससे वो नीचे आए। अब ऐसा क्यों होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होता है इसको समझा जाए। देखो बेटा, जैसे हम किसी बॉडी को हम किसी कंटेनर के अंदर डालेंगे, पहली बात तो जरूरी ये है कि वो बॉडी नीचे तभी जाएगी जब आर्किमिडीज का पहला केस वैलिड होगा। मतलब डेंसिटी अगर इसकी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी रो है, तो सिग्मा रो से बड़ा होना चाहिए, वरना बॉडी नीचे नहीं जाए। ठीक, अब इससे क्या होगा, देखो
इस पे एक फोर्स काम करता है जिसको हम कहते हैं वेट mg, ये बॉडी का वेट है। और दूसरा जो फोर्स काम करता है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी या फिर अपवर्ड थ्रस्ट, और ये सेंट्रल फोर्स है, इसलिए इसको हम FB से लिखेंगे, फोर्स ऑफ बायंसी। ये थी आर्किमिडीज की बात। अब इधर क्या होगा, इधर ये होगा कि जैसे इसको हम इस विस्कस मीडियम में रिलीज करेंगे, इसकी बेटा इस पे एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कहेंगे FV। ध्यान से देखो, FV विस्कस फोर्स जो हमेशा टेंजेंट पे काम करे, ये इस बॉडी के साथ है। और चूंकि बॉडी नीचे जा रही है इसलिए ऊपर की ओर काम करे, विस्कस फोर्स ये V के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करे, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं। आपके हाथ में एक बॉडी है, उसका एक्चुअल वेट लेट कर लो 50 न्यूटन है, 50। हमने उसको जैसे वाटर में डिप किया, उसने अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जिसको जब हमने मेजर किया तो मान लो उसका विस्कस फोर्स 20 बायंट फोर्स 20 न्यूटन आएगा, जो उसने वेट डिस्प्लेस किया, जिसको हम फोर्स ऑफ बायंसी कहेंगे, और 20 न्यूटन। तो देखो क्या हुआ, एक बॉडी है, उसके नीचे है 50 न्यूटन, ऊपर है 20 न्यूटन। जाहिर सी बात है नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर कम है, बॉडी नीचे जाए। यहां तक बिल्कुल ठीक है। बॉडी जब आपने छोड़ा तो रेस्ट में थी, इसलिए वहां पे विस्कस फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा, ये 20 आपके ऊपर है, ये आपका 50 है नीचे की ओर, और यहां पे ये जो है एक फोर्स जो पहले जब रेस्ट में था तो 0 था, जैसे मूव करना शुरू किया इस पे ये फोर्स काम किया, जिसका नाम है विस्कस फोर्स, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब देखो जरा ध्यान से, जैसे नीचे लेट मूव करना शुरू किया, लेट कर लो किसी इंस्टेंट में, चूंकि इस पे नेट फोर्स 50 माइनस 20 30 न्यूटन नीचे की ओर काम करता है। अब नीचे 30 न्यूटन से इसमें एक्सेलरेशन होगा, और लेट कर लो एक्सेलरेशन से किसी टाइम में इसमें कुछ वेलोसिटी सेटअप हुई, जिसकी वजह से इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन आई। जैसे ये 10 हुआ ना, ये 20 और 10 30 और ये नीचे 50, अब सिर्फ 20 न्यूटन नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है। ये हर मोमेंट में चेंज हुआ, 30 से बीच में 29 हो गया, मैं तो बीच के इंटरवल की बात करूं, हर मोमेंट पे जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है नेट फोर्स के लिए चेंज हो रही है। अब एक ऐसा टाइम होगा जब इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये 50 रहेगा, ये 20 रहेगा, लेकिन ये पहले 10 था 20 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी। अब देखो वापस 20 20 40 हो गया, नीचे 50 या नेट फोर्स 10 काम कर रहा है, वापस एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई। एक्सेलरेशन कम हुआ, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की ओर है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब वेलोसिटी कम होना नहीं होता, वेलोसिटी कम होने को डी एक्सेलरेशन कहते हैं। आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम करने की बात कर रहा हूं मैं। अब इसकी किसी सेंड में ऊपर 40 नीचे 50, एक्सेलरेशन कम लेकिन वेलोसिटी अभी बढ़ रही है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये 30 हो जाएगा विस्कस फोर्स, ये 20 है, 30 20 50 नीचे 50 हो गया, नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम, उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, जो भी ये वेट है ना, फोर्स ऑफ बायंसी और विस्कस फोर्स दोनों के सम के इक्वल होता है, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। बाकी जगह वैल्यू चेंज हो रही है, बट वहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। अब इसको ध्यान रखना जो मैंने कहा, मतलब 0 से लेकर के VT तक इंटीग्रेट करना पड़ सकता है किसी मोमेंट पे, लेकिन VT पे वैल्यू एक ही वैल्यू 0 की, उसको हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। हम ये कहेंगे यहाँ पे ऐसे कंडीशन में जब हम V इज इक्वल टू फॉर, देखो ध्यान से, V इज इक्वल टू VT, जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे उस वक्त नेट फोर्स 0 होगा, जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होगा। मतलब FV हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि FV प्लस FB विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स की वैल्यू नेट फोर्स जो नीचे की ओर काम कर रहा है mg उसके ऊपर। अब यहां देखो ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है, ये कंडीशन है टर्मिनल की, मतलब 6 पाई ईटा r इंटू VT प्लस V रो इंटू जी, इसकी वैल्यू V सिग्मा इंटू जी के इक्वल होगा, क्योंकि सिग्मा बॉडी की डेंसिटी। 6 पाई ईटा r इंटू VT, इसको इधर भेज दो बेटा, V कॉमन कर लो यहां से, ये बचेगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी के इक्वल।
अब इसके आगे बात कर सकते, आगे क्या हो सकता है बेटा, यहां देखिए इसी चीज को मैं यहां पे लिख दूं ऐसे कंडीशन में, आप ये कहेंगे 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, हम इसको लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी को लिख सकते हैं। v की वैल्यू होती है 4 पाई बाई 3 r की पावर 3, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। सॉल्व करो इसको, पाई से पाई कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बाकी एक r से ये भी कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर बचेगा, और इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 3 ईटा इंटू वी टी इज इक्वल टू 2r स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। बेटा यहां से बीटा की वैल्यू हो जाएगी, वीटी की वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी 2r स्क्वायर अपॉन इसको डिवाइड कर दो 9 ईटा, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया और इसके बेसिस पे काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए, उसको लिख लो फिर मैं बताता हूं वो क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है। अब इसी का देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला से जो बात हो गई, दूसरा क्वेश्चन यहां से हो सकता है कि ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्फेरिकल बॉडी के लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा r स्क्वायर पे डिपेंड करती है, मतलब vt जो है वो प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना था, क्वेश्चन ऐसे बना कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी थी जिसको हमने किसी मीडियम में रिलीज किया, उसकी वेलोसिटी कुछ भी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, और वैसे हमने 27 या 8 या 64 या 1000 कुछ भी या n नंबर्स हमने बॉडी को कोलैप्स किया, मतलब उसको बाहर निकाला, और वैसे हमने n नंबर की बॉडी ली उसको कोलैप्स कर दिया, और कोलैप्स करके फिर उसको हमने उस मीडियम में डिप कर दिया, रिलीज कर दिया। तो बताना उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस बॉडी की जिसको हमने n बॉडी कोलैप्स करके रिलीज किया है, ठीक है ना। यहाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन उसको कैसे समझे, यहाँ देखो बेटा ये है vt इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। देखो बेटा हमने क्या किया, इफ an identical body collapse to form large spherical body, उसको हमने एक बड़ा सा बॉडी बना दिया, जिस बॉडी की वेलोसिटी vt थी उसको हमने बाहर निकाला, वैसे n बॉडी उसको हमने रिकास्ट किया, कोलैप्स करके एक बड़ी बॉडी बना दी spherical body, and if it released in same viscous medium, अगर उसको हमने उसी मीडियम में रिलीज कर दिया, मीडियम, फाइंड न्यू वेलोसिटी कितना होगा, या फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी, या टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्ज स्फीयर कितना होगा ये बता, लार्ज स्फीयर कितना होगा इसके बारे में। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने कहा ना जब भी हम रिकास्ट करते हैं हमें पता है वॉल्यूम की वैल्यू सेम रहती है, हमें अच्छे से मालूम है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्ज स्फीयर निकालना है। हमें अच्छे से मालूम है कि जब भी हम ऐसा करेंगे वॉल्यूम सेम रहता है, v है, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू r। ये अभी हम लोगों ने सरफेस एनर्जी में किया था कि जब वॉल्यूम सेम हो तो बड़े वाले की रेडियस कैसे निकालते हैं, ये उसकी वैल्यू। अब हमें अच्छे से मालूम है कि vt जो होता है प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, मतलब vt डैश अपॉन vt इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। vt डैश जो है वो बड़े वाले स्फीयर की वेलोसिटी है, vt छोटे वाले की है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है vt डैश अपॉन vt इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दो तो vt डैश की वैल्यू n की पावर 2/3 इंटू vt, ये रहा वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा,
बट डायरेक्ट भी दे रखा होगा कि हमने 8, जैसे एक स्फेयर की वेलोसिटी हमने रिलीज की वो 10 मीटर पर सेकंड है, हमने उसको बाहर निकाला, वैसे हमने 8 स्फेरिकल बॉडी को कोलैप्स करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया, तो बताओ उसको रिलीज करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? तो सीधा याद रखो 8 की पावर 2/3, पहले क्यूब रूट निकाल लो 8 का, वो 2 होता है, फिर स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। ये फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से डील करते हैं। ये था विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ की बात हम जो कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए लिखिए बेटा, फिर हम बात करते हैं पॉइजरी फॉर्मूला को कैसे समझना है, ठीक है, नोट करो इसको।